आज से एक सप्ताह बाद नया वर्ष शुरू होने जा रहा है, यानी कि 2023 एक सप्ताह के बाद शुरू होगा। सर्वप्रथम तो 2023 जो आ रहा है उसके लिए मैं आप सबको बधाई देने आया हूँ, बहुत मुबारकबाद देने आया हूँ कि आपका गांव, आपका घर, आपका बार, आप सब आगे बढ़ें, तरक्की करें, सुख समृद्धि गांव में रहे और इलाके में भी सुख शांति बनी रहे। आज ना तो कोई जलसा है, ना कोई जुलूस है, ना कोई रैली है, ना कोई वोट पड़ने वाले हैं, ना मैं वोट मांगने आया हूं आज आपके बीच में, ना कोई रैली का निमंत्रण और न्योता देने आया हूं। आज तो केवल मात्र आपसे मैं हालात जानने के लिए, आपका हालचाल जानने के लिए, दुख सुख की बात पूछने के लिए आपके बीच में आया और कोई इसका मुख्य मुद्दा नहीं। इससे पहले भी मैं 35 गांव की मीटिंग कर चुका हूं, आज 36वां गांव है और इस सिलसिले में बहुत से लोग मेरे मिले और आकर के सबने वर्तमान परिस्थितियों से अवगत कराया। ये तो हो सकता है जब हम इतने इकट्ठे हुए हैं फिर बातें राजनीति की चल जाया करती हैं और राजनीति की बात जब चलती है तो फिर हम आपस में फर्क करते हैं कि वो सरकार अच्छी थी, उस सरकार ने अच्छे जनहित के काम किए, इस सरकार ने क्या किया। आपके सामने ही तो है, जब से ये भारतीय जनता पार्टी की और जेजेपी की सरकार बनी, ये जेजेपी वाले ये कहते थे कि जमुना पार कर देंगे इसको, और ये कहते थे कि 75 पार करके सीट लेके आएंगे। जब चुनावी नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी 90 में से 50 हार गई, 40 में जीती और फिर गठबंधन कर लिया। गठबंधन करने से पहले सब लोगों को ये था कि जेजेपी कभी भी बीजेपी से नहीं मिलेगी और बीजेपी ने और जेजेपी ने मुख्य तौर से अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि किसानों चिंता मत करो, तुम्हारी आमदनी 2022 में दोगुनी कर देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देंगे। ये भी कहा था कि किसानों इस बात की चिंता मत करो, मजदूरों इस बात की चिंता मत करो। सारी बातें कह करके कि आपके सामने है कि कैसे कानून लेकर के 3 आए जिनको लोगों ने काले कानून कहा। एक कानून ऐसा था कि जिसमें आपकी जमीन की मालिक बड़ी कंपनियां बनेंगी, अडानी और अंबानी आपकी जमीनों के मालिक बन जाएंगे। एक कानून ऐसा था उसमें से मंडियां खत्म हो जाएंगी। एक कानून ये था कि जितना भी व्यापारी चाहेगा उतना ही स्टॉक कर सकेगा, जब उसका मोल बढ़ेगा तो बेच सकेगा। किसानों ने इसका विरोध किया और 380 दिन तक, 13 महीने तक दिल्ली के चारों तरफ बच्चे बूढ़े जवान बैठे रहे और परिणाम ये निकला कि 750 किसानों की जानें चली गई। उसमें तूफान भी आए, आंधी भी आई, धूप भी पड़ी, बारिश भी हुई, सर्दी भी हुई, यानी कि महिलाओं ने भी इतनी दिक्कतें होती और 750 किसानों की जान चली गई और देश के प्रधानमंत्री ने एकदम से कह दिया कि मैं इन कानूनों को वापस लेता हूँ। ये बात तो 1 महीने के बाद भी हो सकती थी, 2 महीने बाद भी हो सकती थी, वो वापस हुए, परंतु किसानों के लिए इस प्रकार के कानून भी बना दिए। अगर किसान की जमीन का अधिग्रहण करना है, एक्वायर करनी है, तो हरियाणा में 2013 में कानून बना हुआ है कि किसान की सहमति की जरूरत पड़ेगी अगर उसकी जमीन लेनी है। उस कानून को तो हटा दिया और ये कानून बना दिया कि जब चाहेगी सरकार रातों रात, यानी कि किसान की जमीन को एक्वायर कर देगी, डीसी रातों रात अपनी जमीन में एक्वायर कर सकता है। ये कानून बना के रखा और एक और कानून लिया है कि पराली जो फूक दी, झाड़ फूक दिए, गोजड़े फूक दिए, 1 करोड़ रुपये जुर्माना और 10 साल की कैद होगी। ये तो किसानों का आंदोलन ही था जिसकी वजह से ये कानून रुक गए। और बिजली का भी इसी प्रकार से सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बिल जो लेकर के आए उसमें ये आया कि आप
कोई भी किसान को, मजदूर को, किसी बीपीएल कार्ड धारक को आप सब्सिडी नहीं दे सकते। उसका भी किसानों ने बहुत विरोध किया, सारी पार्टियों ने भी विरोध किया, वो सिलेक्ट कमेटी को गया। यानी कि इस प्रकार के ये कानून ले करके आए। आपके सामने है आमदनी कैसे दुगनी होगी। अभी एक रिपोर्ट आई है 4 सूबों की, उसमें तो किसान की आमदनी घटी है। और इसकी सिवाय आमदनी कैसे बढ़े, खाद के, बीज के किस प्रकार से दाम बढ़े, कीटनाशक दवाओं के दाम बढ़े, जिसकी वजह से किसान की आमदनी तो कम हुई और यानी कि उसकी उत्पादन लागत बढ़ी। आपके सामने है कि रसोई गैस के, पेट्रोल के, डीजल के इस प्रकार से दाम निरंतर बढ़ते चले गए कि रोड़ी, बजरी, सीमेंट, सरिया, लोहा आसमान को छूने लगा। महंगाई काट के खाने लगी और फिर भी किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। और हरियाणा प्रदेश की स्थिति तो आपके सामने है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 का सूबा बन गया। यानी कि 34.2% यहाँ पे बेरोजगार हैं। बेरोजगारी इतनी है, एक रिपोर्ट आई है कि 25 लाख नौजवान बेरोजगार हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में 3 करोड़ रुपए पकड़े गए। ठीक इसी प्रकार से HSSC के 29 पेपर बेच दिए गए, वो जब ही जाकर के लीक हुए। कहते हैं ना आउट हो गया पेपर। 29 नौकरियों के पेपर आउट हुए, वो आउट करे गए हैं, वो यो ही नहीं आउट हो गए, पैसों में आउट हुए। यानी कि हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि हमारे लोगों को बहकाया गया कि हम प्राइवेट कंपनियों में नौकरी देंगे और 75% का उसमें आरक्षण दिया हरियाणा प्रदेश के बासिंदों को। वो कानून लागू नहीं हो सका, वो आज भी हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है। एक भी नौजवान को रोजगार उसमें नहीं मिला। अब तो नौजवानों ने ये फैसला कर लिया कि आगे से हम नौकरी का तो सफर करांगे और यहाँ से किसी दूसरे देश में जाके, चाहे इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, चाहे ऑस्ट्रेलिया में जाकर के रोजगार करेंगे। यानी कि 7 समुद्र पार की सोच ली नौजवानों की। मैं पाई गांव में गया था, उन्होंने बताया कि 1200 एप्लीकेशन लगी हुई हैं बाहर जाने की। यानी कि हमारे नौजवानों ने ये सोच लिया कि अब तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। जब ये नौजवान चले गए तो बूढ़ा बाहर क्या रह जाएगा, तो कैसे काम चलेगा। ले देकर की फौज थी हमारे पास। हमारे गांव में बसने वाले छत्ती जात के भाइयों में से खेल कूद करके हम फौज में चले जाते थे। देश की सेवा की भावना हमारे अंदर थी और हम 16-17 साल नौकरी करके पेंशन मिलती थी, मेडिकल फैसिलिटी मिलती थी और उनको कैंटीन से सारा सामान BSNL के बिना मिलता था। वो भी बंद कर दी। उसमें भी कह दिया कि अग्निवीर इसमें भर्ती किए जाएंगे 4 साल के लिए। अग्निपथ योजना चला दी और अग्निपथ योजना चला करके यानी कि फौज में भी केवल ठेके पे 4 साल के लिए कर दिया। फिर 4 साल नौकरी करके घर चले जाओ, ना तो कोई अस्पताल की सुविधा मिलेगी, ना कोई कैंटीन से सामान मिलेगी। इस प्रकार से बेरोजगारी हमारे देश और प्रदेश में फैलाने का काम इन लोगों ने किया। और अभी आप इस बात को भी देखेंगे कि कैसी स्थिति हमारे प्रदेश की है कि हरियाणा प्रदेश में रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। मार्केट को खाते, दरिया के किनारे कुछ पानी चूस के बिजली खंभे चाट के इन किसानों से कहा कि आप चिंता ना करो, ट्यूबवेल के कनेक्शन देंगे, कोठे बनवाओ। कहने लगे तुम मोटर ले लो, तार ले आओ, खंभे ले आओ। और फिर कह दिया तुम तो डार्क जोन में हो। ट्यूबवेल कनेक्शन 85,000 दरखास्तें आज भी किसानों की पेंडिंग हैं। इसी तरीके से आज किसानों के गन्ना का रेट अभी तक तय भी नहीं किया, जबकि पंजाब ने कभी का डिक्लेयर कर दिया 380 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। हमारा तो 362 है, जबकि हमारा सूबा आज से 25-30 बरस से गन्ना का रेट देने में सबसे अग्रणी प्रदेश रहा है। और इसी प्रकार अगर हमारे हस्पतालों में जाएंगे, हस्पताल तो हैं
और डॉक्टर नहीं। डॉक्टर हैं तो दवाइयाँ नहीं। अगर कोरोना काल आया था तो ना तो वो बेड था, ना रेमडेसिविर थी, ना ऑक्सीजन थी, ना कोई संभाल थी। और जिसको भी हो गया यानी कि ऐसा लगा जैसे इमरजेंसी लगी, उसके घर पुलिस बैठ गई, उसके बांस गाड़ दिए। और इसी तरीके से अगर आज हमारे स्कूलों में मास्टर नहीं तो किताबें नहीं, स्कूलों को भी चिराग योजना के तहत बंद किया जा रहा है। लड़कियों के कई स्कूल तोड़ दिए और तोड़ करके कहने लगे कि प्राइवेट स्कूल में किसी का बच्चा पढ़ने जाएगा तो उसकी फीस तो सरकार 1100। अगर किसी का सरकारी स्कूल में जाएगा तो उसकी फीस उसके माँ बाप को देनी पड़ेगी। मैं विशेष तौर से आपसे ये कहना चाहता था कि ना तो शिक्षा का प्रबंध है, ना चिकित्सा का प्रबंध है। और वो भी कैसे? स्वच्छता के अभियान के लिए इन्होंने बहुत स्कीमें चलाई कि सफाई रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे। हमारे 32 करोड़ रुपये आए सारे जिले के सारे गांवों में, किसी गांव में 20 लाख, किसी गांव में 30 लाख, नाली साफ करी दिखा दी। 32 के 32 करोड़ रुपये खा। सफाई घोटाला हो गया, रिचार्ज बोर्ड घोटाला हो गया। इसी प्रकार से कि रिचार्ज बोर्ड घोटाला हुआ, म्यूनिसिपल कमेटियों में घोटाले हुए। आपके रोहतक के सांसद ने यह कहा कि अमृत योजना के 400 करोड़ रुपये आए, न जाने कहाँ चले। ठीक इसी प्रकार से स्टेज के माध्यम से इनके विधायक, इनके मंत्री खुद ही कह रहे हैं कि इस तरीके से फरीदाबाद में पैसे आए कमेटी में वो 200 करोड़, उसका पता ही नहीं लगा किधर गया। हमारे 32 करोड़ का पता नहीं लगा। रजिस्ट्री घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ, अनेकों घपले और घोटाले हुए। जहाँ प्रदेश में हुए वहाँ हमारे जिले में भी हुए। और साथियों, ऐसी स्थिति तो मैंने पहली बार देखी। अगर कोई काम जाओगे तो ये कह देते हैं, बदली लेके जाओगे कह दे मेरी तो चल दी नहीं। जब वो नौकरी के बाद कहने जाओगे तो कह दे मेरी चल दी नहीं। ग्रांट के लिए कहने जाओ तो मेरी चल दी नहीं। तो भाई खाली तो फिर घपले और घोटाले में चलती है और तो इसके सिवा कोई काम नहीं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पंचायती राज का चुनाव हुआ और पंचायती राज के चुनाव में थोड़ी कटुता आई जाती है, थोड़ी सी सभी जगह आती है। आपका जो भाईचारा है आपको तो यहाँ पे नहीं, इस तरह की बात मैं कह सकता किसी प्रकार की आई होगी। यहाँ तो इसी सरकार है जो जाति पाति का आपस में बखेड़ा पैदा करती है, आपके जाति पाति की दुर्भावना फैलाती है। यहाँ पे धर्म और मजहब की लड़ाई कराई जाती है। ये एक दिन चुनाव जीत जाओ उसी दिन कह देंगे पाकिस्तान पे हमला हो गया है। चीन गला 2-3 बार